यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग स्टडी कर रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग, और इसके अंदर हमने मैटर को स्टडी किया, मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, और उसके साथ साथ ब्राउनियन मोशन, इसके अलावा रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, और मटेरियल कितनी स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। तीन स्टेट्स को हमने डिस्कस किया, और उन तीन स्टेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या डेफिनेशन हो सकती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे डिफ्यूजन। Diffusion is a process in which substances move from the higher concentration to the lower concentration, from the region of the higher concentration to the region of the lower concentration। ये स्टडी किया था हमने, और इसमें एक टॉपिक रह गया था डिफ्यूजन इन सॉलिड। मैंने आपको डिफ्यूजन इन लिक्विड्स बता दिया, डिफ्यूजन इन गैसेस बता दिया। गैसेस में डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, इट इज वेरी फास्ट ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विच आर मूविंग विद हाई वेलोसिटी। ये पार्टिकल्स के मोशन के कारण ऐसा है क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और अगर हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे में जल्दी से स्प्रेड हो सकते हैं, इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस गैसेस में फास्ट होती है। इसके बाद लिक्विड्स में डिफ्यूजन प्रोसेस थोड़ी स्लो थी, जैसे कि वाटर में जैसे ही हम इंक डालते हैं तो उस इंक को उसमें मिक्सअप होने में, स्प्रेड होने में थोड़ा टाइम लगता है। हमने उसको स्टिर नहीं किया, हिलाया नहीं, मिक्सअप नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप उसमें उसके अंदर स्प्रेड आउट होता जा रहा है, मिक्सअप होता जा रहा है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसका रीजन ये है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो थोड़ी लो वेलोसिटी से मूव करते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स की वेरी हाई वेलोसिटी है, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स जितनी वेलोसिटी नहीं है, जितनी वेलोसिटी गैसेस के पार्टिकल्स की होती है उतनी वेलोसिटी नहीं है। तो इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस थोड़ी स्लो थी गैसेस के कंपैरिजन से, और सॉलिड की जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो और भी स्लो है। देखिए कैसे। So now we are discussing about the diffusion of solid। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। देखिए, सॉलिड का जो डिफ्यूजन है ये कैसी प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम लेती है ये प्रोसेस हमें। इट इज ए स्लो प्रोसेस। क्यों स्लो है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कैसा मोशन कर रहे हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं। तो अगर कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्सअप होगा तो वो किसके कारण से होगा? वाइब्रेशनल मोशन के कारण से होगा, क्योंकि एक सब्सटेंस के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन के कारण कुछ पार्टिकल्स इधर उधर मिक्सअप हो सकते हैं, तो इसीलिए ये स्लो प्रोसेस। अब जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैंने मार्कर से लिखा। अब ये जो मार्कर से लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लॉन्ग टाइम तक 6 मंथ तक ऐसे ही पढ़ा रहने दूं, जैसे कि ये लिखा हुआ है क्लास 9, अगर ये हमने ऐसा ही पढ़ा रहने दिया 6 मंथ तक, तो ये पार्टिकल इसमें डिफ्यूज हो जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स इसमें क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज। जो बोर्ड के पार्टिकल्स हैं और इंक के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो इसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, और फिर इसको रब करना, इरेज करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसको रब करना और इरेज करना कैसा हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल होगा। ये जल्दी से क्या नहीं होगा? ये जल्दी से इरेज नहीं होगा। ओके। इसी तरह से अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते हैं, और चौक से हमने जो भी इसमें लिखा, क्लास 9 लिखा, लोयाल पब्लिक स्कूल, उसको हमने इरेज नहीं किया 6 मंथ तक या 1 ईयर तक। अगर हम उसको 6 मंथ तक या 1 ईयर तक इरेज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाएंगे। फिर बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसको रब करना, उसको इरेज करना इससे मुश्किल होगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स डिफ्यूज हो चुके होंगे बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ। अब एक और एग्जाम्पल सुनिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो मेटल्स हैं। ये मेरे पास मेटल का पहला ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक। ये मेटल का पहला ब्लॉक था, फर्स्ट ब्लॉक था, और इसके साथ ही मैंने एक दूसरा ब्लॉक और रख दिया किसी दूसरी मेटल का। तो यहाँ पर ये दो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, ज्वाइन करके हमने ऐसा इनको रख दिया। ये जो पहला ब्लॉक है ये कॉपर का है, दूसरा ब्लॉक है आयरन का। जो कॉपर है वो कौन सी कलर की है? वो रेड ब्राउन कलर की मेटल है, तो इसका कलर तो रेड ब्राउन है। और जो आयरन है वो कैसे कलर की मेटल है? वो तो ग्रे कलर की मेटल है। तो ये ग्रे कलर की मेटल थी आयरन। अब दोनों को हमने ऐसा फिक्स करके, टाई करके, बांध करके ऐसा छोड़ दिया, और दोनों मेटल के ये वाले सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट। अब हमने क्या किया? इसको 6 मंथ के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दिया, 6 महीने तक या 1 साल तक ऐसा ही पड़ा रहने दिया।
उसके बाद हमने इनको ऐसा अलग किया, अलग करने पर देखिए क्या ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पर ये कॉपर का ब्लॉक था, फर्स्ट ब्लॉक, ये फर्स्ट ब्लॉक कॉपर का ब्लॉक था, और इसके इस सरफेस पर ये पूरा का पूरा रेड ब्राउन कलर का है, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स कौन से कलर के दिख रहे हैं, ग्रे कलर के दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या डिफ्यूज हो चुका है, यहाँ पर आयरन के पार्टिकल्स आ चुके हैं। इसी तरह से दूसरा ब्लॉक आयरन का है, तो ये दूसरा ब्लॉक आयरन का था, और इसका जो ये वाला सरफेस होगा दिस साइड, इसका जो ये वाला सरफेस है आयरन का, ये आयरन पूरा ग्रे कलर का है, लेकिन इस सरफेस के ऊपर हमें किसके पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, हमें कॉपर के रेड ब्राउन कलर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो कॉपर के ऊपर आयरन के पार्टिकल्स आ चुके हैं, और आयरन के ऊपर कॉपर के पार्टिकल्स आ चुके हैं। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस हुई, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे में स्प्रेड हुए, दोनों मटेरियल एक दूसरे में स्प्रेड हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं, लेकिन ये कैसी प्रोसेस है, इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, तो ये था डिफ्यूजन के बारे में। तो दोनों ब्लॉक्स को हमने जब अलग करके देखा, तो इसके सरफेस पर आयरन के पार्टिकल है और आयरन के सरफेस पर कॉपर के पार्टिकल्स हैं। कैसे पता लगेगा, इसके ऊपर ग्रे कलर के पार्टिकल्स आ गए और इसके ऊपर रेड ब्राउन कलर के पार्टिकल्स आ गए, तो हम यहाँ से समझ गए कि यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस हुई है। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, 6 मंथ या 1 ईयर तक ये ब्लॉक ऐसे ही पड़े रहे, उसके बाद में ये डिफ्यूजन हुआ। तो गैसेज में डिफ्यूजन फास्ट होगा, कुछ सेकंड्स के अंदर ही। जैसे अगरबत्ती होती है, इंसेंस स्टिक होती है, उसको बर्न करते हैं तो उसकी स्मेल कुछ सेकंड्स में, विद इन ए फ्यू सेकंड्स आप तक पहुंच जाती है। तो डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो रहा है उसके अंदर। लिक्विड्स में डिफ्यूजन में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ मिनट्स के अंदर होता है, कुछ आवर्स के अंदर होता है, और सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन है वो क्या होता है, वो काफी टाइम में होता है, मल्टीपल आवर्स में होता है, बहुत सारा टाइम लगता है उसको। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टेम्परेचर को। देखिए, वी आर गोइंग टू स्टडी टेम्परेचर। देखिए, सबसे पहली बात, टेम्परेचर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये जो क्वांटिटी हमें बताएगी उस क्वांटिटी को टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है तो हम किससे डिसाइड करते हैं, हम उसके टेम्परेचर से डिसाइड करते हैं। हम किससे डिसाइड करते हैं, टेम्परेचर से। ये फिजिकल क्वांटिटी हमने डिसाइड की कि कोई भी बॉडी गर्म है या ठंडी है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टेम्परेचर वर्ड यूज करेंगे। और टेम्परेचर डिफरेंस से हमें पता लगेगा कि जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फील होती है। देखिए, आपके टेस्ट पेपर में मैं एक, आपके नहीं, दूसरी क्लास में जो टेस्ट हुआ था 9th क्लास में, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि हीट एनर्जी, जैसे कि हमारे पास ये आइस क्यूब है, ये आइस पड़ी है, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये आइस है, इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर एक पर्सन आया, उसने इसको टच किया, जैसे इसको हाथ लगाया तो क्या होगा, इसको बहुत ठंडी फील हुई। जो आइस है वो कैसी फील हो रही है, वो इसको बहुत ही कोल्ड फील हो रही है। तो यहाँ पर एक पर्सन आकर के इसको जैसे ही टच करता है, इसको जैसे ही टच करता है, इसको ये कोल्ड फील होता है। क्यों फील होता है, आप देखिए, ह्यूमन बॉडी है तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। तो ये जो भी पर्सन था, इसने जैसे इसको हाथ लगाया, इसके हाथ का टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हाथ था। और ये जो आइस है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही इसको टच करेगा, हीट एनर्जी कहाँ से कर जाएगी। अब बताओ कौन से पार्टिकल्स के मोशन ज्यादा होंगे, हमारे हाथ में जो पार्टिकल्स है उसके मोशन ज्यादा है, वो फास्ट मूविंग है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है उसके पार्टिकल्स का मोशन कम है। तो यहाँ पर है हाई एनर्जी, यहाँ पर है लो एनर्जी। और इसके लिए हम बोलेंगे ये बॉडी है हाई टेम्परेचर पे और दूसरी बॉडी है लो टेम्परेचर पे। ये आइस जो है ये कौन से टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी, हमारे हाथ की एनर्जी किसमें जानी शुरू हो जाएगी, इस आइस में जानी शुरू हो जाएगी।
क्योंकि हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, क्योंकि जो हीट एनर्जी है हमारे हाथ के अंदर, जो एनर्जी है हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। तो हमारे हाथ की एनर्जी आइस में जानी शुरू हो जाएगी और आइस उस एनर्जी से मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम जब भी आइस को टच करेंगे तो हमारे हाथ से एनर्जी आइस में जाएगी और आइस उस एनर्जी को लेकर के मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे हाथ की एनर्जी जा रही है, तो हमारे हाथ की एनर्जी आइस में जा रही है, तो हमें कैसा फील होगा, हमें कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा, ठंडा महसूस होगा। तो इसीलिए आइस को जब टच करते हैं तो कैसा फील होता है, कोल्ड फील होता है, कूलनेस आती है, ठंडक मिलती है। उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी की एनर्जी आइस में ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी है वो आइस में ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ की एनर्जी कम हो जाती है। और अगर हमारे हाथ की एनर्जी कम हो जाएगी तो हमें कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी आइस में जा रही है। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था जो आपको भी टेस्ट में मिल सकता है। एनीवे, टेम्परेचर के बारे में देखिए। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है, एंड इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, और ये किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। अब देखिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या होगा, कोई यूनिट्स होंगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की क्या क्या यूनिट हो सकती है। सबसे पहले यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन, जिसको कैपिटल के से लिखा जाता है। और ये जो केल्विन है ये कैसी यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। दूसरा दूसरा यूनिट है हमारे पास सेल्सियस। सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है, और एंडर सेल्सियस ने इसको बनाया था, एंडर सेल्सियस। तो इससे भी टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। तीसरी जो यूनिट है वो है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं इसको, ये इसका सिंबल है, और इसको फ़ारेनहाइट से बनाया था। तो ये तीनों ही टेम्परेचर स्केल है। किसने बनाया था उसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए, ये तीनों ही टेम्परेचर की यूनिट्स है। टेम्परेचर को केल्विन में भी मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। और इन तीनों में से ऐसा यूनिट कौन सी है, ऐसा यूनिट है केल्विन। मतलब कि इस वर्ड में जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हम लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो किसमें सॉल्व करते हैं, ऐसा यूनिट में सॉल्व करते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किलोमीटर पर आवर दिया होता है वेलोसिटी, आप उसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे तो किसमें किए जाएंगे, ऐसा यूनिट में सॉल्व किए जाएंगे। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, याद कर लीजिए, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। उसके अलावा टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में, दोनों में मेजर किया जा सकता है। तीनों में मेजर किया जा सकता है, केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने ये स्केल बनाए हैं, तो अलग अलग स्केल से अलग अलग तरह के मेजरमेंट लिए जा सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे कि हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ को आप मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ को आप मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, और यूनिट होती है इंचेस, ठीक है, और यूनिट होती है फुट। तो लेंथ, ये सारी यूनिट किसकी है, ये सारी यूनिट लेंथ की है। लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंचेस, फुट किसी भी तरह से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिफरेंट डिफरेंट स्केल है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्केल। इसी तरह से टेम्परेचर के भी स्केल होंगे, इसी तरह से टेम्परेचर के भी क्या होंगे। देखो, लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के स्केल बना रखे हैं हमने, लेंथ को मेजर करने के लिए हमने अलग अलग तरह के स्केल बना रखे हैं। तो इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी क्या बनाने पड़ेंगे, स्केल बनाना पड़ेगा। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, स्केल बनाना पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन से स्केल है टेम्परेचर के। So here I am writing the next topic. Different scales of temperature.
डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। पहला स्केल देखिए, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल किसने बनाया? इसको बनाया एंडर सेल्सियस ने। एंडर सेल्सियस, इसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोला जाता है। और इसमें टेम्परेचर को किसमें लिखा जाता है? टेम्परेचर को इसमें लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को इसमें किसमें लिखा जाएगा? डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए इसमें दो चीजें यूज करेंगे। सबसे पहला यूज करेंगे आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या होता है? वाटर जिससे फ्रीज होता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आइस पॉइंट लिख सकते हैं, या इसकी बजाय क्या लिख सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना बड़ा हो जाएगा, तो मैंने इसको शॉर्ट पर लिख दिया आइस पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल पर, जो पहला स्केल है सेल्सियस स्केल पर, आइस पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट होगा स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट बोल सकते हैं, या इसकी बजाय हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। स्टीम पॉइंट बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस ने, एंडर सेल्सियस ने जो स्केल बनाया था, उस स्केल में उन्होंने क्या किया? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को यूज, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको यूज किया। देखा वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। तो उन्होंने वाटर को ठंडा किया, ठंडा करने पर देखा वो जम गया, फ्रीज हो गया। और जब वो फ्रीज हो गया तो उन्होंने बोला कि इस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस बोला जाएगा। जब वाटर फ्रीज हो गया तब उन्होंने बोला कि इस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर उन्होंने उसको, आइस को हीटअप किया, वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर वाटर को और हीटअप किया तो वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। वाटर को हीटअप करते गए, हीटअप करते गए, गर्म करते गए, और लास्ट में जाकर के देखा वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर भी ऐसा हो रहा था, उन्होंने बोला मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस को। तो जिस टेम्परेचर पर वाटर जम रहा था, फ्रीज हो रहा था, उन्होंने उसको बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो रहा था, बॉयल होने का मतलब है कि गैस में कन्वर्ट हो रहा था, उस टेम्परेचर को उन्होंने क्या बोल दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। बन गया टेम्परेचर स्केल। तो उन्होंने जो स्केल बनाया इस तरह से, ये स्केल बनाया, इस टेम्परेचर स्केल पे सबसे पहले उन्होंने लिखा आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये होगा स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, ये दो पॉइंट्स का यूज किया इन्होंने। दिस इज द आइस पॉइंट एंड दिस इज द स्टीम पॉइंट। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे? 100, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 25, ऐसा करते करते नंबर ऑफ डिवीजन कितने बनाए इन्होंने? इस स्केल में कितने डिवीजन रखे? इस स्केल में इन्होंने 100 डिवीजन रखे, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, मिस्टेक्स ना हो। एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को बताएगा। अगर यहाँ पर ये 20 डिवीजन पर था, अगर ये यहाँ पर 20 डिवीजन पर था, तो हम बोलेंगे 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये 100 डिवीजन पे, अगर ये 100वें भाग पर है, तो हम बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस है। 40 पर होगा तो 40 डिग्री सेल्सियस। तो जितने डिवीजन है उतने डिग्री सेल्सियस है। तो एक डिवीजन किसको बनाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। एक डिवीजन किसको बता रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस को बता रहा है। तो इस टेम्परेचर स्केल में आप याद कर लीजिए, आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितने डिवीजन हैं? तो आंसर है 100 डिवीजन। 100 डिवीजन है, तो एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को बताएगा। एक डिवीजन किसको बताएगा? 1 डिग्री सेल्सियस को बताएगा। ओके, तो ये था सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये क्या था? सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब दूसरा स्केल देखिए, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, या इसका एक नाम और है, वो भी याद कर लीजिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो इसके दो नाम है, केल्विन स्केल का एक नाम और है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अच्छा, अब ये किसने बनाया? लॉर्ड थॉमसन विलियम केल्विन। ये पूरा नाम था, मैं लॉर्ड केल्विन लिख देता हूँ। ओके, लॉर्ड केल्विन ने इसको बनाया। और टेम्परेचर को किसमें मेजर किया जाता है? इसमें केल्विन में मेजर किया जाता है। इसको के से लिखा जाता है, तो इसकी यूनिट होगी केल्विन।
अब इस टेम्परेचर स्केल पे भी क्या यूज करना पड़ेगा, 2 फिक्स पॉइंट यूज करने पड़ेंगे। देखिए कोई भी टेम्परेचर स्केल बनेगा ना, तो ये 2 फिक्स पॉइंट तो आपको यूज करने ही पड़ेंगे उस स्केल को डिजाइन करने के लिए, उस स्केल को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए। तो आइस पॉइंट, इसमें आइस पॉइंट होता है 273 केल्विन, और इसमें 3 पॉइंट होता है 373 केल्विन। जो आइस पॉइंट सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस था, वही आइस पॉइंट यहाँ पर 273 केल्विन, वही आइस पॉइंट यहाँ पर कितना है 273 केल्विन। तो यहाँ पर भी एक स्केल बनेगा, ये केल्विन स्केल है। अब केल्विन स्केल में क्या होगा, केल्विन स्केल में क्या होगा, यहाँ पर ये आइस पॉइंट है, दिस इज द आइस पॉइंट, आइस पॉइंट इज 273 केल्विन, और ये बॉइलिंग पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो इट इज द 3 पॉइंट। तो ये जो 3 पॉइंट है ये कितना है, ये है 373 केल्विन, ये है 373 केल्विन। डिवीजन कितने होंगे, माइनस कर लीजिए, 373 माइनस 273, इसमें भी कैसे किया था, माइनस ही तो किया था, 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 कितने डिवीजन आते थे, 100 डिवीजन। तो यहाँ पर डिवीजन निकाले थे 100 माइनस 0, 100 डिवीजन। यहाँ पर डिवीजन निकालेंगे 373 माइनस 273, 373 माइनस 273। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये डिवीजन निकालने का तरीका है, 3 पॉइंट माइनस आइस पॉइंट करते हैं, 3 पॉइंट कितना है 373, और आइस पॉइंट कितना है 273, डिवीजन कितने आएंगे 100, तो इसमें भी 100 डिवीजन है, 273, 274, 275, ऐसा करते करते टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 100, तो इसमें भी नंबर ऑफ डिवीजन 100। तो एक डिवीजन किसको बताएगा, एक डिवीजन एक केल्विन को बताएगा, तो एक डिवीजन किसको बताएगा, एक केल्विन को बताएगा। यहाँ पर जो एक भाग होगा, एक डिवीजन होगा, वो एक केल्विन को बताएगा, क्योंकि 100 डिवीजन है 373 से 273 के बीच में। ओके, तो ये दोनों स्केल है, दिस इज द सेल्सियस स्केल एंड दिस इज द केल्विन स्केल, और यू कैन से दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, इसमें 8.273 है, 3.373 है। अच्छा, अब इनका कंपेरिजन सुनिए। अब अगर मैं ऐसा बोलूं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, तो ये बिल्कुल सही होगा। आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 273 केल्विन बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों टेम्परेचर सेम है। 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 273 केल्विन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ही आइस पॉइंट है वाटर के, और लेकिन रीडिंग अलग अलग स्केल पर, रीडिंग अलग अलग स्केल पर है, और टेम्परेचर दोनों का सेम, टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम। ये तो ठीक वैसे ही बात होगी, देखिए किस तरह से इसको बता सकता हूँ मैं आपको। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आप लेंथ को मीटर में मेजर करो या सेंटीमीटर में मेजर करो, दोनों को अलग अलग स्केल पर मेजर कर सकते हैं, लेकिन लेंथ में कोई डिफरेंस होगा क्या, तो आंसर है नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर दोनों बराबर है, आप 1 मीटर लेंथ बोलो या 100 सेंटीमीटर लेंथ बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही। इसी तरह से यहाँ पर भी आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 273 केल्विन बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, दिस इज द आइस पॉइंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये स्केल बनाए गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये तो स्केल के बारे में डिस्कस किया, लेकिन थॉमसन केल्विन ने, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने एक चीज और एक्सप्लेन की, उन्होंने बोला कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। इस यूनिवर्स में जो सबसे कम टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 0 केल्विन। जो 0 केल्विन है उसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जो 0 केल्विन टेम्परेचर है उसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, और इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखा जाएगा तो कितना लिखा जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर है। ये जो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को 0 केल्विन बोला जाता है, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंड इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, एंड इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इस यूनिवर्स में सबसे कम टेम्परेचर ये है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं।
लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इस यूनिवर्स में जो सबसे कम टेम्परेचर है वो कौन सा है? 0 केल्विन। ये वो टेम्परेचर है जिस पर पार्टिकल रुक जाएंगे, मोशन ही नहीं करेंगे। जैसे आपको बताया था ना कि पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनका टेम्परेचर 0 केल्विन कर दोगे तो पार्टिकल्स के मूवमेंट रुक जाएंगे, वो मटेरियल की एक नई स्टेट आ जाएगी, वॉल्यूम भी 0 हो जाएगी, प्रेशर भी 0 हो जाएगा, तो वो मटेरियल की एक नई स्टेट। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को 0 केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं। ये आपको ऐसा याद रखना है। लॉर्ड थॉमसन विलियम केल्विन ने ये भी बताया था कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, इससे कम टेम्परेचर यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं। ये सबसे कम टेम्परेचर है जो यूनिवर्स का हो सकता है। इट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वो था एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, ये है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्केल्स को डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आएगा कि हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दोनों चीजें की जा सकती हैं। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या फॉर्मूला आएगा। So here I am writing relation between Celsius scale and Kelvin scale. Relation between Celsius scale and Kelvin scale. देखिए क्या रिलेशन होगा इनके बीच में। इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 plus 273. This is the formula used for converting degree Celsius to Kelvin और Kelvin to degree Celsius. केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से। तो ये रिलेशन को आप नोट कर लीजिए, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ये जो टी और इसके सबस्क्रिप्ट, देखिए ये होती है सबस्क्रिप्ट और ये होती है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने लिखा x और यहाँ पर 2 लिख दिया, तो इसको आप बोलते हो x2, इसको आप बोलते हो x2। और अगर मैं ऐसा ना लिख करके ये लिखूं, इसके सुपरस्क्रिप्ट में लिखूं, दो चीजें हैं, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब है नीचे लिखना है और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है ऊपर लिखना है, जैसे कि पावर लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा x2। ये किस में लिखा हुआ है, तो आंसर है सुपरस्क्रिप्ट में। और अगर ऐसा लिखूंगा तो ये 2 कहाँ लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट में। तो ये केल्विन कहाँ लिखना है, इसके सबस्क्रिप्ट में लिखना है। तो केल्विन को कहाँ लिखना है, इसके सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे लिखना है। तो ये फॉर्मूला बन गया, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। अब एग्जांपल सुनिए, जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन स्केल। इसको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। तो मैंने आपको टेम्परेचर किस में बताया, डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे डिग्री सेल्सियस, इट विल बी 27। देखिए डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन था, तो मैंने टीसी की वैल्यू यहाँ रख दी, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और प्लस 273। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, तो ये कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। तो जो रूम टेम्परेचर होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना माना जाता है, वो माना जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। और ये 27 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकते हैं, 300 केल्विन लिख सकते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस बोलो या 300 केल्विन बोलो, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, दोनों का मीनिंग कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब बात आती है इसकी क्वेश्चन की। तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम लोग मिलेंगे। आप लोग एनसीईआरटी बुक से इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। अगर केल्विन में वैल्यू दे रखी है तो यहाँ लिख देंगे और सेल्सियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और अगर सेल्सियस में दे रखी है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट किसका आंसर आ जाएगा, केल्विन स्केल का आंसर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन स्केल। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में,
या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। इसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।